तो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और उसके बाद अब जो पढ़ने वाले हैं, जो टर्म अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन तो एक्चुअली क्या दो तरीके का हो सकता है, एक हेटेरोजेनस होता है, एक होमोजेनस होता है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं ट्रू सॉल्यूशंस के भी एक होते हैं, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले हैं, फिलहाल जो बात करने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। सो ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर इन विच जो आपका जो पूरा का पूरा कंपोजिशन रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो सेम रहे, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस सॉल्यूशन बोले या फिर ट्रू सॉल्यूशन कह लेते हैं, ठीक है। इट इज क्या होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन? क्या होता है? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर in which composition of solution is same all over. Solution is same throughout the solution. Throughout the solution. पूरे सॉल्यूशन में क्या हो कि जो कंपोजिशन है मिक्सचर की, या मैं बोलूं क्या बोलते हैं आपका सॉल्यूशन का, थ्रू आउट द जो आपका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम रहे कंपोजिशन। ऐसा ना हो जैसे कि अगर हम सपोज करो, अगर मान लो कि ये पानी है, सपोज कि ये पानी वगैरह है, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, रेत सैंड वगैरह मिक्स कर दी, मान लो इसमें मैंने सैंड डाल दिया, तो सैंड क्या होगा? वो पता है कि सैंड आके नीचे आके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या कंपोजिशन थ्रू आउट इस मिक्सचर में क्या सेम है? क्या मिक्सचर तो ये भी हुआ बट कंपोजिशन सेम है क्या? नहीं, नीचे में आपका सैंड पार्टिकल जबकि ऊपर में वाटर है, तो कंपोजिशन सेम नहीं हुआ। इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरा क्या है, आपका पानी है, और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, आपका स्मॉली सॉल्ट डाल दिया, या फिर आपका क्या ऐड कर दिया, मैंने शुगर ऐड कर दिया, और जब इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कंपोजिशन जो होगा वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको ज्यादा शुगर पार्टिकल्स दिखेंगे, यहाँ पे कम पार्टिकल्स दिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल कंपोजिशन सेम रहता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, या होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सॉल्यूशन का आपको पता है कि दो पार्ट होता है, किसी भी सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पता ही है 10th 9th 8th में पढ़ते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व खुद हो जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो डिसॉल्व करता है सॉल्यूट को, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता है। हम देखते हैं थोड़ा अलग अलग तरह का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि सॉल्यूट मेरा सॉलिड पार्टिकल्स है, सपोज करते हैं कि सॉल्यूट मेरा वाले सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट मेरा लिक्विड हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, शुगर वगैरह हो गया। ग्लूकोज को आपने क्या कर दिया है? इसका लिक्विड जो सॉल्वेंट लिया है आपने, वाटर ले लिया है, तो इसमें जो ऐड करोगे तो सॉल्यूशन कैसा बनता है? आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। शुगर ले लो आप, सॉल्ट ले लो, वो सब क्या सॉलिड सॉल्यूट्स होते हैं, और उसका सॉल्वेंट क्या है? वाटर यानी लिक्विड। तो उस केस में क्या लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। दूसरा क्या होता है? दूसरे टाइप का होता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। क्या होता है दूसरा? आपका होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि सॉल्यूट भी लिक्विड एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो उस केस में भी क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन ही बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। तो देखिए ये वाला पार्ट जो था
जब आपका सॉल्यूट जो था वो सॉलिड था और आपका जो सॉल्वेंट था लिक्विड था, मैं बोलूं कि वन ऑफ द कंपोनेंट इज सॉल्यूट, सॉरी वन ऑफ द कंपोनेंट इज क्या है आपका कि सॉलिड हो जाए एंड वन ऑफ द कंपोनेंट इज लिक्विड, तो उसमें पहचानना थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई कौन सा सॉल्वेंट होगा। जो लिक्विड होगा वही मेरा सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, उसमें पहचानना इजी हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में कि ये भी लिक्विड, सॉल्यूट भी मेरा लिक्विड ही हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड ही हो, मतलब दो पार्टिकल, दो पार्ट्स जिससे सॉल्यूशन का बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जब हम किसी चीज को मिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा, ठीक है, दो चीजों को अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो उसमें ऐसा कहीं लिखा तो नहीं होता ना कि यही सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट है, कहीं लिखा तो नहीं होता उसके अंदर कि चीनी मिक्स कर रहे हैं तो चीनी में लिखा रहता है अच्छा ये तो सॉल्यूट है, तो हमें खुद से पता करना पड़ता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब अगर आपका जो सॉल्यूट सॉलिड रहे, ठीक है ना, अगर कोई एक सॉलिड है और एक कंपोनेंट आपका लिक्विड है तो हम पहचान सकते हैं आराम से कि भाई मेरा सॉल्वेंट क्या होगा। लेकिन मान लीजिए कि दो मिक्सचर जो है या फिर मैं बोलूं सॉल्यूशन में मान लीजिए कि दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन के वो क्या रहे आपके लिक्विड ही रहे, ऐसे में पहचाने कैसे कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, हम इस तरह से पहचानते हैं कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो मेरा क्या होगा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। अब कौन सा लिक्विड, सॉरी कौन सा सॉलिड कौन सा सॉल्वेंट, तो ऐसे में क्या है जो ज्यादा अमाउंट में होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 40 ग्राम है और ये आपका 100 ग्राम है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही मेरे क्या होगा ऐसे सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। इस चीज को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, विच इज, इसको यहां पे लिख लेते हैं नोट करके, which is present in more quantity, more amount will behave as solvent, will behave as solvent, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही मेरा सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। चलिए यहां तक की बात मेरी क्लियर हो चुकी है। आगे बात करते हैं, अब हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें पढ़ना है। तो पहले कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स पहले जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं मोल फ्रैक्शन को, एक सिंबल होता है काई करके, CHI बोलते हैं, काई या चाई, काई बोलते हैं एक्चुअली, ठीक, काई से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है भाई, तो ये क्या होता है, इट इज मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इट इज आप कह सकते हैं एक तरह से इसको, इट इज रेशियो ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ a solution to रेशियो ऑफ, ओके इसको पूरा सही से इसको लिख लेते हैं एक बार में, इट इज रेशियो होता है मोल्स का, ठीक है ना, ये मोल्स का एक रेशियो होता है, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट of solution to total moles of a solution, ठीक है। क्या होता है भाई, देखते हैं मोल, जैसे हम सपोज कीजिए एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक सॉल्यूट है, या फिर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सॉल्यूट, आपको पता है कि एक मैंने ये लिया सॉल्यूट, इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये मेरा वाटर वगैरह कुछ हो गया,
ठीक है। और इसके अंदर क्या कहते हैं कुछ मैंने सॉल्यूट कुछ ये सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमारे वाले कुछ सॉल्यूट आता है, ठीक है। तो सॉल्यूट के भी कुछ मोल्स होंगे मतलब, और सॉल्वेंट के भी कुछ मोल्स होंगे इसमें, ठीक है ना। आपको पता है ना कि मास से कोई भी चीज को हम मोल्स में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो सॉल्यूट के भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के भी कुछ मोल्स होंगे, और क्या होंगे आपके सॉल्वेंट के भी कुछ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के भी मोल्स होंगे, सॉल्यूट के भी मोल्स होंगे। तो क्या होता है कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए सपोज कि मेरा जो ये सॉल्यूट था, सॉल्वेंट जो था A है, और सॉल्यूट मैंने जो ऐड किया है मान लीजिए सपोज कीजिए वो B है, तो मुझे मान लीजिए मुझे निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऐसे कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स, एन टोटल हो जाएगा इस तरीके से, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ A। और आपको बताने की जरूरत तो नहीं कि एन टोटल क्या होगा, कि एन टोटल मतलब टोटल मोल सॉल्यूशन किसके कितने हैं, तो टोटल मोल सॉल्यूशन के होंगे वो किससे बनेगा, आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, यानी टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन में हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी Na प्लस Nb करके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। सिमिलरली क्या हो सकता है, हम मोल फ्रैक्शन जो है हम B का भी निकाल सकते हैं। तो बस करना क्या पड़ेगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखिए, डिवाइड बाय इसको एन टोटल से डिवाइड कर दीजिए, खत्म बात, ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा हमारा। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि एक हमारे पास दे रखा है एक सॉल्यूशन है जो कि 180, जिसमें 180 ग्राम आपका H2O है, वाटर 180 ग्राम है, ठीक है ना। साथ में 92 ग्राम CH3OH है, अल्कोहल है, मिथेनॉल, इसका नाम होता है मिथेनॉल, CH3OH का नाम होता है मिथेनॉल, ठीक है ना। एंड 32 ग्राम ऑफ CH3OH। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें मिथेनॉल नहीं है, इथेनॉल डालना है, यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है। C2H5OH है, 32 ग्राम आपका CH3OH है, और ये चीज है वाटर है। तो इसमें ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन तीनों का निकालो। हमें क्या क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि ये पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ EtH5OH कितना होगा, इसका कितना होगा, एंड मोल फ्रैक्शन जो है आपका CH3OH का कितना होगा, ये निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन है भाई कि तीन लिक्विड्स हैं, ये तीनों लिक्विड्स होते हैं, इन तीनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया है, और क्या बोल रहा है कि इसको आप तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालो। चलो निकालते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमें मोल्स पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिना मोल्स निकाले हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ H2O निकालते हैं। तो मोल्स देखिए, हमें पता है कि वाटर का वेट दे रखा है, और हमें जब वेट दे रखा है तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट गिवन वेट बाय मोलर मास। तो 180 डिवाइड बाय 18, मोलर मास जो वाटर का होता है वो होता है 18, तो डिवाइड करेंगे कितना आ गया ये आपका 10 आ जाएगा, ये 10 मोल्स है। वाटर के मोल्स कितने हैं, 10। सिमिलरली हम मोल्स ऑफ C2H5OH यानी इथेनॉल, इसको इथेनॉल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए C2H5OH जो होता है इसको हम इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल। ये जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ना अल्कोहल पीना है या फिर दारू वालों की जो बात करते हैं वो यही होता है, ये वाला होता है C2H5OH। और ये होता है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल CH3OH, ठीक है। ये भी अल्कोहल फैमिली का ही मेंबर है, लेकिन इसको पियोगे तो ब्लाइंड वगैरह हो जाओगे और मौत भी हो सकती है। तो जो पिया जाता है, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो एक्चुअली ये वाला होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका कितना मोल्स है, तो 92 इसका दे रखा है, उसका मोलर मास कितना होता है, तो निकाल लेते हैं कि दो कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, दो कार्बन का 24 हो जाएगा, प्लस 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है भाई 16। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये हो जाएगा 46।
तो 46 से इसको डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा आपका 2 मोल्स, यानी ये कितना है 2 मोल्स है। सिमिलरली हम मोलर मास आपका मोलर मास बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH निकाल लेते हैं मिथेनॉल का। तो ये 32 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होगा भाई, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के कारण 12, 4 हाइड्रोजन 4 और एक क्या बोलते हैं आपका ऑक्सीजन एटम है तो 16, 6 20 और 32 ही हो रहा है। 32 से 32 यानी 1 मोल आ रहा है आपका, यानी मुझे मैंने तीनों का मोल्स जो था वो मैंने निकाल लिया है। ठीक है, इन तीनों के मोल्स जो मैंने निकाल लिए। अब एक काम करते हैं, हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय टोटल मोल्स, क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ, मैं एक लिख दे रहा हूं बाकी आप समझ लीजिएगा। यहां पे लिखिए मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय N टोटल, N टोटल। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O कितना है 10 और टोटल मोल कितना है 10 और 2 12 और 1 13, तो 10/13 आ जाएगा। ठीक है, अब 10/13 लिखो या फिर डिवाइड करके लिख सकते हो। दूसरा, वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ जो C2H5OH है वो कितना हो जाएगा, तो 2/13 मोल्स ऑफ C2H5 ऊपर में और टोटल मोल्स नीचे। ठीक है, नेक्स्ट मोल्स ऑफ CH3OH, इसका मतलब क्या है, इसके कितने मोल्स है, इसके जो मोल्स है वो 1 मोल देंगे और टोटल मोल्स कितने हैं 30, तो 1/13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम निकालते हैं आपका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला उसके मोल्स को ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स से डिवाइड कर दो जितने भी हो। ठीक, अच्छा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, मोल फ्रैक्शन अगर किसी का दे रखा है मुझे तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस बात को समझिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मान लो सपोज करो मेरे को ये दे देता है कि कोई सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन वाटर का है 10/30, इस बात को समझिएगा प्लीज। ठीक है, सिर्फ फार्मूला बेसिस नहीं होता है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए वो 10/13 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे सॉल्यूशन को मैं बोलूं कि टोटल सॉल्यूशन जो है उसका अगर 13 मोल्स है, पूरे सॉल्यूशन में अगर टोटल मिला के जितने भी कंपोनेंट है सबका मिला के 13 मोल्स है, तो उसमें से 10 मोल वाटर के होंगे, इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली मान लो कि मोल फ्रैक्शन को दे रखा है कि किसी सॉल्यूशन में इथेनॉल का दे रखा है 2/13, इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल मोल सॉल्यूशन का 13 होगा, जितने भी कंपोनेंट है उसके सब मिलाकर अगर उसका टोटल मिलाकर जो मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स अगर 13 मोल्स होंगे तो उसमें से 2 मोल किसका होगा, इथेनॉल का होगा। ये बात समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो होता है मोल फ्रैक्शन में, एक चीज जो होता है वो क्या होता है, नोट करने वाली बात है ये क्या, कि कभी भी जितने मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया, उन सारे कंपोनेंट के अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो हमेशा वैल्यू बनाता है। ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट है उन सारे कंपोनेंट का अगर ऐड कर दो तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल ही होती है। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो होता है आपका, वो होता है मास परसेंट। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट W/W से इसको ऐसा पढ़, सो मास परसेंट भी बोलते हैं, फिर वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा ये क्या होता है। देखिए डेफिनेशन तो इसका है ही, बट थोड़ा मीनिंग भी समझाऊंगा, वो ज्यादा सही निकली जो भी चीज है। तो ये क्या होता है, इट represents the amount of solute अमाउंट नहीं, मतलब इसको वेट लिख दीजिए,
वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है ना, प्रेजेंट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या है भाई कि 100 ग्राम, मान लीजिए कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करके, ठीक है, उसमें से जो भी सॉल्यूशन बना, ट्रू सॉल्यूशन जो भी बना, उसमें 100 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला हुआ है उसके अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट का, इसको मास परसेंटेज बोलते हैं या मास आपका वेट भी कहते हैं, सॉरी वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, मास परसेंटेज बोल सकते हैं या फिर वेट परसेंटेज बोलते हैं। तो W की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है मास परसेंटेज का, ये होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला कि वेट परसेंटेज या जो मास परसेंट निकालने का लिए आपका जो भी वेट दे रखा है सॉल्यूट का उसको ऊपर रखे, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये चीज को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश और करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, मुझे एक एग्जांपल दे रखा है, बोल रहा है कि 20% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इस बात को समझे। मान लीजिए मुझे देख रहे हैं कि 20% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इससे आप क्या समझते हो? अच्छा 20%, एक काम करो जरा, 20% W by W यूरिया सॉल्यूशन, इससे आप समझते क्या, इस बात को समझिए। इसका मीनिंग ये होगा ना, इसका मीनिंग, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन बनते ही आप, ठीक है ना। फॉर्मूला वगैरह तो अपनी जगह पे है, बट क्वेश्चन जो मेनली अगर बनाते हैं तो वो यहां से बनता है। क्या भाई कि 20% W by W का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा एक बार यूरिया, एक्वस यूरिया कर देते हैं इसको, मैं एक काम करते हैं यहाँ पे, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। तो इस एक्वस वर्ड को देख के मुझे ये दिमाग में तो आ गया है कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट होगा वो मेरा वाटर होगा, ठीक है, यानी यूरिया जो मेरे वाटर के अंदर मिक्स्ड है और उसी का बता रहा है आपका मास परसेंट में को दे रखा है। तो इस 20% W by W का मतलब क्या होगा कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं, अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो इसमें क्या होगा, मेरा 20 ग्राम जो होगा वो यूरिया होगा। इसका मतलब ये होता है कि 20 ग्राम का मतलब ये होता है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं इस यूरिया का, यूरिया सॉल्यूशन जो है, तो उसमें से मेरा 20 ग्राम क्या होगा, यूरिया होगा, और बाकी जो बच गए 80 ग्राम वो मेरा क्या होगा, 80 ग्राम वाटर होगा। इसका मतलब ये होता है, इस बात को खूब सही से समझें। क्वेश्चंस यहां से ही हम जब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो यहां से खूब सॉल्व किया जाता है। ये जो फॉर्मूला वगैरह है उतना काम का नहीं आता जितना ये चीजें पड़ती है। तो हम समझे कि 20% W by W का मतलब ये होता है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो उसमें 20 ग्राम मेरे यूरिया का होगा और 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। अगर मैं 100 ग्राम का ये हाल है, अगर 200 ग्राम ले लूं तो मैंने सॉल्यूशन डबल किया, इसको भी डबल कर देंगे, उस टाइम क्या होगा, 40 ग्राम वाटर हो जाएगा और 160 ग्राम का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉरी 40 ग्राम यूरिया हो जाएगा उसमें और 160 ग्राम वाटर हो जाएगा। खैर वो अपनी जगह पे है, बट बात ये समझने वाली बात है। अगर 100 ग्राम मेरे पास है तो उसमें 20 ग्राम यूरिया होगा और 80 ग्राम क्या होगा, मेरा वाटर होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कि सपोज कीजिए कि मेरे को मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास 10 ग्राम मास W by W aqueous urea solution is given, 10% is given, मेरे को दे रखा है, ठीक है ना। बोल रहा है इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट
कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, या फिर मैं ऐसा बोलूं कैलकुलेट इतना मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 10% W/W का मतलब क्या है कि अगर मैं 10% W/W का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं इसमें कितना यूरिया होगा, कितना है 10 ग्राम, तो यूरिया कितना हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा आपका 10 ग्राम, और वाटर कितना हो जाएगा 90 ग्राम, वाटर आपका हो जाएगा 90 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए होते हैं, ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो यूरिया, अच्छा यूरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2, ये होता है आपका यूरिया। इसका जो मोलर मास होता है, इसका मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल, मतलब यूरिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। तो चलिए यहां से मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ यूरिया का जो गिवन वेट 10 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास 60, यानी 1/6 आ गया। 1/6 को अगर आप कट करोगे तो 10/6 1 बचेगा 4 बच गया, तो 6 तो 1.66 आने लगेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.66 आएगी, तो इसको मैं 7 ले ले रहा हूं, खत्म हो जाएगा काम। तो 1.67 इसका मोल्स आ गए। और वाटर की बात करें तो इसका कितना मोल्स आएगा, तो इसको 1.66 ले लेते हैं। और वाटर का n वाटर मोल्स ऑफ वाटर, तो 90 डिवाइड बाय 18, ये कितना हो गया 5 मोल्स, ठीक है। इसके 5 मोल्स, इसके 1.66 मोल, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा कि मोल्स ऑफ यूरिया एन यूरिया पता ही है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स एन टोटल। यूरिया का मोल्स कितने हैं 1.66 डिवाइड टोटल मोल्स, तो 1.6 एंड 5 इसके टोटल में कितना हो गया 6.66। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात क्या है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है ना वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी, ये बताना रह गया, बड़ा दिमाग के अंदर रखें इस बात को। मैं लिख देता हूं यहां पे कि नोट करके लिख लें इस बात को कि मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। थर्ड देखते हैं, जो थर्ड हम लोग कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या होता है हमारा वॉल्यूम परसेंट, बिल्कुल मास परसेंट की तरह, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं W/V/V से, परसेंटेज V/V से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये क्या बताता है कि मान लीजिए कि मैंने सॉल्यूशन ले रखा है, मैंने इसमें कुछ ऐड वैड किया जो भी था, सॉल्यूशन जो ले रखा है, अगर 100 ml जो सॉल्यूशन है 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट मिक्स्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका परसेंटेज वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। W/V परसेंटेज V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present per 100 ml सॉल्यूशन, कि हर 100 ml सॉल्यूशन में कितना आपका क्या होगा वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml सॉल्यूशन। हर 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम आपका सॉल्यूट का होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज, या फिर इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला जिसका होता है ये होता है V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम, अच्छा हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml होना चाहिए यहाँ पे, इन ml, इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ये भी मिलीलीटर में, इनटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला परसेंटेज वॉल्यूम निकालने का या वॉल्यूम परसेंट निकालने का। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझते हैं इस बात को कि जैसे मुझे मान लीजिए मुझे दे रखा है कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। एक बात तो पहली बात क्या है कि अगर हमें कहीं पे भी सॉल्वेंट मेंशन ना किया हो तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे वाटर ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अगर कहीं पे ये ना बताया हो कि मेरा सॉल्वेंट क्या है, बस बता दें कि इथेनॉल सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन है या फिर वो सॉल्यूशन है, तो हमें तुरंत समझ आना है कि क्या है कि मेरे जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वो वाटर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, जैसे पहले वाले में क्या था, बोला था कि एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, या यहाँ पे मैं लिख सकता था कि एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, लेकिन मैंने एक्वस वर्ड मेंशन नहीं किया कि क्योंकि वाटर क्या होता है बहुत ही मतलब जाना पहचाना सी चीज है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, जनरली सॉल्वेंट हम वही लेते हैं, तो मैंने कह दिया। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, फिर से वही वाली बात कि 20% V by V का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मैंने 100 ml सॉल्यूशन ले लिया है, यहाँ पे मैंने 100 ml अगर सॉल्यूशन लिया है तो उसमें से क्या होगा आपका 20 ml जो होगा, 20 ml जो होगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा। 20 ml इसमें इथेनॉल होगा और बाकी जो बच गया 80 ml वो आपका वाटर होगा। इसका मतलब ये होता है, ये बात खूब फिर से समझे इस बात को, सेम मास परसेंटेज की तरह ही है कि 20% अगर दे रखा है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 ml सॉल्यूशन ले लूं उसमें से 20 ml मेरा इथेनॉल होगा और बाकी जो बच गया 80 ml जो सॉल्वेंट है वो मेरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी तरह होता है वैसे एक और होता है क्या आपका फोर्थ, ये होता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज m by v से या w by v से, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोल लो या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या बोलता है भाई, ये बताता है कि किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इट इज mass of solute in grams present per 100 ml सॉल्यूशन। पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम मेरा सॉल्यूट का होगा मास, उसी को रिप्रेजेंट करता है कौन, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम का, ये होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। ये होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या फिर आप बोल सकते हो मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल इसका भी देखते हैं कि ये क्या क्या कैसे, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे दे रखा है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से समझिए, इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए कि 100 ml, अगर हम 100 ml सॉल्यूशन ले लें, अगर हम 100 ml सॉल्यूशन ले लें
तो इसमें से क्या होगा, अगर 100 ml सॉल्यूशन ले लें, इसमें क्या होगा कि आपका 10 ग्राम सॉल्यूट होने वाला है। 10 ग्राम इसमें यूरिया होगा, यूरिया नहीं ना, 10 ग्राम इसमें यूरिया होगा, ठीक है। बाकी जो बच गया वो अलग है, बट इसमें 10 ग्राम यूरिया होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं कि 10% W/B दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन ले लूं ना, उसमें 10 ग्राम मेरा कौन सा होगा, यूरिया होगा, ठीक है। आशा करता हूं इस बात को आप समझे होंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, जिससे ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कि 20 ग्राम इथेनॉल, 20 ग्राम C2H5OH in 200 ml water या 200 ml सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, 200 ml सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, उसमें क्या है 20 ग्राम इथेनॉल पड़ा हुआ है, 20 ग्राम इथेनॉल पड़ा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड करो, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। निकालते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है भाई परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का वेट है 20 ग्राम, और वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ग्राम में दे रखा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 200 into 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यानी कितना हो गया, ये 10% हो गया, ठीक है, ये 10% हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक फिफ्थ टर्म पढ़ते हैं हम लोग, वो होता है मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फिफ्थ जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है वो होता है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, STRENG, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है, ये क्या बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। सिंपल सा, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मेरे सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ निकालने का, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ का एक यूनिट होता है। अच्छा, एक बात और, जितने भी परसेंटेज हमने निकाले हैं ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो भी हमने निकाला है, एक बात ध्यान रखिएगा, वो सबके सब यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं। मोल फ्रैक्शन, ये सबके सब यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। इस पे बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम पर लीटर, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। इस पे इससे रिलेटेड मतलब एक छुटकू सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कुछ कह रहा है कि आपका कि 2 मोल कह देंगे, हाँ चलो क्या कहते हैं, 2 मोल यूरिया is present in 5 liter solution, 5 liter solution। तो बोल रहा है इसका स्ट्रेंथ निकालो, स्ट्रेंथ निकालिए।
स्ट्रेंथ क्या होगा, सॉल्यूशन का वो निकालिए। क्या बोल रहे हैं कि 2 मोल यूरिया प्रेजेंट है। कितने मोल? 2 मोल यूरिया प्रेजेंट है किसमें? आपके 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो बोल रहे हैं क्या कि आप इसका स्ट्रेंथ निकालिए। चलिए निकालते, कोई बात नहीं। तो स्ट्रेंथ के लिए हमें पता है कि स्ट्रेंथ के लिए क्या जरूरी है कि सॉल्यूट जो हो वो किसमें हो, ग्राम में प्रेजेंट, यानी उसका वेट हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूरिया का वेट निकाल देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया, यूरिया यूरिया आपको पता है, थोड़े पहले बताया था कि यूरिया का वेट कितना होता है, 60 ग्राम पर 1 मोल यूरिया का वेट कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर मैं ऐसा बोलूं कि 1 मोल यूरिया का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। तो अपने पास 2 मोल दे रखा है ना, तो 60 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 लीटर। तो यहां से स्ट्रेंथ निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देयरफॉर स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है 5, कट कीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 5 बाई हो जाएगा 5 into 10 और ये 4, ये आपका कुछ आ जाएगा ये 24 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर लीटर। ऐसे ये बहुत ज्यादा है, ऐसा होता नहीं है, बट खैर ठीक है, अब तो क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसका कंपोजिशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है भाई कि 20 a solution contains, a solution is, a solution contains 2% weight by volume यूरिया सॉल्यूशन, या is solution is 2% weight by volume यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसका स्ट्रेंथ निकालिए, स्ट्रेंथ निकालिए। ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, क्या है दिक्कत है स्ट्रेंथ निकालने में। एक बात देखो, 2% वेट बाय वॉल्यूम आपको यूरिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन ले लूं, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। इसका मीनिंग तो यही है ना कि 2 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 2% W/V का मतलब यही होगा ना कि 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है आपका 100 ml सॉल्यूशन में। तो 2 ग्राम में कितना, सॉरी आपका 100 ml में कितना पड़ा है, 2 ग्राम। तो 200 ml में कितना होगा, 4 ग्राम। 300 में कितना होगा, करते जाइए 3 into 6 यानी 6 ग्राम। इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट व्हाट कि देयरफॉर कि 20 ग्राम परसेंट होगा किसमें, देखो क्या बोल रहा हूं कि 2, या मैं ऐसा बोलूं कि 100 ml में कितने परसेंट है, 2 ग्राम। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ml बोले तो 1 लीटर। ठीक है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आज आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 20 ग्राम आ जाएगा। तो उसी चीज को मैं बता रहा था, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम यूरिया इज इन 1000 ml, या फिर मैं बोलूं 1 लीटर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो बस यहां से स्ट्रेंथ निकाले, देयरफॉर स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ यही तो होता है कि 1 लीटर के अंदर कितना मेरा सॉल्यूट मिक्स्ड है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, ये क्या बोलते हैं, मेरा सॉल्यूट मिक्स्ड होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मिक्स्ड होता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी कि 1 लीटर में कितना है, 20 ग्राम, तो हो जाएगा आपका 20 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ हो जाएगा सॉल्यूशन का। यूरिया सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 20 ग्राम पर लीटर हो जाएगा।
एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं हम लोग ppm होता है। इसकी तरह एक और भी होता है क्या, एक होता है ppm, जैसे ppm पार्ट्स पर मिलियन, या फिर होता है पार्ट्स पर बिलियन भी एक होता है। ठीक है ना, देखो इसका मीनिंग क्या है, इस तरह के जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये तब यूज किए जाते हैं ना जब जो सॉल्यूशन वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड हो, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड हो, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उस टाइम ये कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं यहां पे कि दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, दिस टाइप ऑफ concentration terms are used for dilute concentration, for very dilute concentration, for very dilute concentration, बहुत ही कम concentration हो तब यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जो अभी आपने कुछ एक आध साल पहले या 2 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैगी को लेके बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से क्या हो गया था कि आर्गुमेंट छिड़ गई थी कि मैगी को बैन करने पे बात छिड़ गई थी, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो उस वक्त क्या था, आरोप ये लगे थे मैगी वाले उसमें कि इसमें लीड का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया। तो कितना ज्यादा हो गया भाई, एक्चुअली परमिटेबल जो होता है, जो परमिशन अलाउ की जाती है कि कितना लीड का कंटेंट, लेड वगैरह हो सकता है मैगी के अंदर, परमिसिबल जो अमाउंट होता है वो होता है 0.01 ppm to 2.05 ppm ये अलाउड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ppm का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम, 1000 बोलते हैं 1 मिलियन ग्राम मैगी में, 1 मिलियन ग्राम मैगी में, 1 मिलियन ग्राम मैगी में आपका 0.01 ग्राम या और 0.01 ग्राम से 2.0105 ग्राम तक ये अलाउड होता है। मतलब अगर आपके पास 1 मिलियन ग्राम मैगी है, ठीक है ना, 1 मिलियन ग्राम, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, हाँ, अगर आपके पास 1 मिलियन ग्राम मैगी है तो उसमें अधिक से अधिक जो लेड हो सकता है ना वो कितना हो सकता है, 0.01 से 2.05 ग्राम ही मैगी हो सकता है। इससे अगर हो जाए तो वो कंटेमिनेटेड कहलाता है, वो डेंजरस कहलाता है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है ना, तो क्या होता है, वही चीज है कि जब कोई चीज का डाइल्यूशन बहुत ही कम अमाउंट में हो तो उस वक्त जो हम लोग कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो पीपीएम यूज करते हैं। यहाँ पे पीपीएम यूज किया गया था। अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्या है 0.01 ग्राम या फिर 2.05 ग्राम है, कितने में 1 मिलियन ग्राम। बट इतना भी कंसंट्रेशन जो होता है ना, इतना अमाउंट भी जो होता है वो खतरनाक होता है हमारे लिए। ठीक है ना, इतना अमाउंट भी वो खतरनाक होता है। तो इस तरह के डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जब बात करनी होती है तो हम बात करते हैं पीपीएम के अंदर। तो देखो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम की अगर बात करें तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है पीपीएम का, ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज नंबर ऑफ grams of solute present per million gram of solution। मतलब 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं अपने, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं इसे पर पार्ट्स पर मिलियन। एक डेफिनेशन ये होता है, एक डेफिनेशन क्या होता है, एक ग्राम वेट के टर्म्स में होता है, एक वॉल्यूम के टर्म्स में भी होता है। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है, सेम है कि इट इज नंबर ऑफ ml of solute present per million ml
जितना ml सॉल्यूट पड़ा है उसी को क्या कहते हैं, हम उसको ppm कह सकते हैं। तो ppm को जनरली जो यूज करते हैं वो मास के टर्म्स में करते हैं और कभी कभी वॉल्यूम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ppm इक्वल टू होता है, ppm निकालते कैसे, तो ppm निकालने का तरीका क्या है, इट इज नंबर ऑफ, या फिर ऐसे मैं बोलूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टू पावर 6। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ppm निकालने का। ppm निकालने का ये आपका ये होता है। और फिर से वही वाली बात कि जो ppm सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं, ppm कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, हमेशा बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हो ना, बहुत ही कि मान लो कि बोल दिया गया है कि 10 टू पावर 6 मतलब 1 मिलियन ग्राम में 2-4 ग्राम पड़ा हुआ है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस, उस तरह के वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ppm टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये होता है, इसके लिए यूज करते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं, जो एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के डाइऑक्साइड हो गए, ट्राइऑक्साइड्स हो, ये हल्का सा अमाउंट में भी अगर एयर में रहेगा ना, हल्का सा अमाउंट में भी, तो इससे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट कर सकता है, ठीक है। थ्रोट में इरिटेशन होती है, अलग अलग तरह की इरिटेशंस होती है। तो पॉल्यूशंस भी अगर नापा जाता है ना, वो भी किस में नापा जाता है, आपके ppm के टर्म्स में नापा जाता है, क्योंकि उसका हल्का सा अमाउंट भी अगर रहेगा गैसेस में, ये एयर में, तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो अपने एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि वी हैव 2 ppm CaCl2 सॉल्यूशन, 2 ppm CaCl2 सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है किसका, CaCl2 का। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये निकालो इसका, क्वेश्चन ए परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालो एक, दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन क्या, बी जो है बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक बात सोचो, हाँ ये बात तो थोड़ा सा रह गया, कोई बात, एग्जांपल समझ लीजिए। 2 ppm CaCl2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मिलियन पार्ट, अगर 1 मिलियन ग्राम ले लूं CaCl2 का सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का, कैल्शियम मैंने पानी में डाल दिया है, उसका अगर मैं 1 मिलियन ग्राम ले लूं तो उसमें क्या होगा, कितना ग्राम आपका ये होगा, CaCl2 होगा सिर्फ 2 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा कि इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम CaCl2 will be present। देख रहे हो कितना कम है ये, कहा 10 टू पावर 6 ग्राम, 10 टू पावर 6 ग्राम बोले तो अगर देखा जाए इसको, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलो में, इसको अगर किलो में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 1 2 3 यानी 1000 केजी, 1000 केजी के अंदर 2 ग्राम, 1000 केजी के अंदर 2 ग्राम है, समझना कितना ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो 10 टू पावर 6 ग्राम में आपका 2 ग्राम CaCl2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है परसेंटेज वेट निकालो, तो परसेंटेज वेट निकालते हैं, देयरफॉर तो निकालते हैं परसेंटेज वेट। तो परसेंटेज वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, ठीक है, और इनटू 100 कर देते हैं, तो 1 2 1 2, तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 0.0002, इतना परसेंट हो गया, ठीक है ना। इतना परसेंट इसका क्या हुआ, मास परसेंटेज वेट बाय वेट है, या फिर इसको मास परसेंटेज है इसका 0.002, ठीक है ना। मतलब अगर मास परसेंटेज की टर्म में बात करें, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में
कितना होगा 0.0002 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ये बहुत ही डाइल्यूट वाली बात है, बहुत मतलब नाक के बराबर है, इसको अपने इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, कैलकुलेशन टर्म से बात करें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन की बात करें, ठीक है, तो उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। इतना ही जो चीज है वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकालो CaCl2 का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका एक ही है भाई, कि आप क्या करो कि सबसे मोल्स निकालो। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ CaCl2 तो हो जाएगा गिवन मास कितना है 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CaCl2। तो मोलर मास ऑफ CaCl2 की बात करें, कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक मास वो होता है 40 और क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5। तो क्या हो जाएगा, एक कैल्शियम है तो 40 और 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 क्लोरीन कितना हो जाएगा 71। तो 40 डिवाइड बाय 71 ये कुछ हो गया आपका 101 ग्राम, ठीक है, इसका 101 ग्राम, ठीक है। तो इनको कट कीजिए, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको कैलकुलेशन वगैरह आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पे इतना नहीं पढ़ूंगा, जितना भी आएगा इतना मोल्स आ जाएगा। सिमिलरली मोल्स हम निकाल लेते हैं किसके, वाटर के। एक्वा सॉल्यूशन है भाई, तो सॉल्यूट की वजह ये हो गया, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर ही होगा, तो सॉल्वेंट का वेट निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि टोटल वेट जो सॉल्यूशन का है वो कितना है, 10⁻⁶ ग्राम है। उसमें से आपने क्या किया, NaCl का वेट, उसमें CaCl2 का वेट कितना है 2 ग्राम था। टोटल वेट सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में क्या होगा बताओ, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट का वेट कितना है 2 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है तो इतना। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट का मुझे निकालना है। देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं, सॉल्यूशन का वेट कितना है 10 इतना ग्राम, इसमें से 2 को माइनस कर दे तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू उतना ही हो जाएगा। वही वाली बात होगी ना कि समुद्र में से एक ग्लास अगर पानी निकाले तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो वैसे ही क्या है कि आपका अगर 10⁻⁶ ग्राम यानी मैं बोलूं 1 मिलियन ग्राम में से अगर 2 ग्राम निकाल तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, क्या उतना ही लिख सकते हैं, 10⁻⁶ ग्राम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ लिखते हैं कि 10⁻⁶ ग्राम आपके पास वाटर है और इसको 18 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको 18 से डिवाइड कर देते हैं। इसको आप प्लीज लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा इस चीज को। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू NH2O विल बी इक्वल टू, ये आता है आपका, एक मिनट बता रहा हूं, ये आता है आपको 55 पॉइंट, ये आएगा आपको कुछ 50 इतना आसपास में आएगा, इतने मोल्स हो जाएंगे, इसके इतने मोल्स। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे CaCl2 का, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ आपका ये सॉल्यूट तो 2/11 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब देखो इसके मोल्स 2/100 है और इसके मोल्स जो आ रहे हैं वो कितने हैं, इसके मोल्स जो आ रहे हैं वो 500 555 क्या आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये करेंगे, इसके मोल्स में मैं करके दिखा देता हूं, 211 प्लस 500 5550। इसमें अगर देखा जाए कि क्या होता है, किसी नंबर में अगर आप जैसे किसी नंबर से हम छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं, बहुत ही छोटे नंबर को डिवाइड माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। वैसे ही क्या होता है, किसी बड़े से नंबर में किसी बहुत ही छोटे नंबर को अगर उसको ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसा लिखने के बजाय उसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल
ठीक है ना, इट इज इक्वल टू दिस ओनली। तो अब इसको आगे पीछे थोड़ा कर लेना, सॉल्व का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11 into 5 5 5 5 0 करके देख लेना, जो आंसर आएगा वही आएगा। ये बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज का लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, और आगे चीजें कुछ एक या दो कंसल्टेशन टर्म्स और है, दो एक्चुअली, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ में कुछ फॉर्मूलाज वो देख के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।